बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताया अब्बू, आप समझाए ना ताई अम्मी को। आखिर मेरा कसूर क्या है? वो मुझे क्यों घर से निकाल रही है? मैं आपका बेटा हूं। तो ताया अब्बू बोले, नहीं हो तुम हमारे बेटे। अगर तुम हमारे बेटे होते तो ऐसी हरकत नहीं करते। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसी घटिया हरकत करोगे। तुमने आज मेरी ही नजरों में मुझे गिरा दिया। शुरू से ही तुम्हारी ताई अम्मी को गलत समझता रहा मैं, लेकिन गलत वो नहीं, गलत तो तुम थे जो अपने ही घर में घात लगाए बैठे थे। मैं बोला, ताया अब्बू आखिर बात क्या है? आखिर बताएं तो सही कि हुआ क्या है? मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं? इससे पहले कि ताया अब्बू बोलते, ताई अम्मी बोली, अब तुम पूछ रहे हो कि तुम्हारा कसूर क्या है? गैरत नाम की चीज तुम में है कि नहीं? तुम अपने ही घर की इज्जत पर गंदी नजर रखते हो। ये सब कुछ सुनने के बाद मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। जानता तो मैं बहुत देर पहले से था कि ताई अम्मी मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन इस बात की मुझे तवक्को नहीं थी कि वो इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर लगाएंगी। और फिर नायला, उसे तो मैं अपनी सगी बहनों से बढ़कर इज्जत देता था। नायला ने इस बात से डर के कि कहीं ताया अब्बू अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा मेरे नाम न कर दे, ताया अब्बू से बोला कि साद ने मेरा हाथ पकड़ा था और मुझसे बोल रहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सब बताने के साथ साथ वो झूठे आंसू भी बहा रही थी। ताया अब्बू ने भी आंखें बंद करके उनकी बातों पर यकीन कर लिया। मैं अपनी सफाइयां देता रहा, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। उन दोनों माँ बेटी ने मिलकर मुझे उस घर से बेदखल कर दिया। वो रात मैंने सड़क पर पड़े बेंच पर जाग कर गुजार दी, क्योंकि मैं शुरू से ही ताया अब्बू लोगों के साथ रहता था। मैंने अपने माँ बाप को तो देखा तक नहीं था। ताया अब्बू बताया करते थे कि जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे माँ बाप मुझे दुनिया में तन्हा छोड़कर चले गए। मैं तब से ही ताया अब्बू के साथ रहता था। उन्हें ही अपना माँ बाप समझता था, जिन्होंने आज मुझे परायों की तरह बेघर कर दिया था। मैं बेंच पर बैठा सोच रहा था, क्या अगर आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो वो मुझे ऐसे घर से बेदखल करते जैसे कि ताया अब्बू ने कर दिया। उन्होंने कैसे आंखें बंद करके अपनी बेटी और अपनी बीवी पर यकीन कर लिया। मैं भी तो उनका अपना था, उनका अपना खून था। वो मुझ पर भी तो यकीन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी बीवी की बातों पर ही यकीन किया। मैं ये सब बातें सोचते हुए बहुत दुखी था। रात के उस पहर, दिसंबर की ठंडी रातों में मेरे अलावा सड़क पर और कोई नहीं था। मेरे दिमाग में बहुत सी सोचें आ रही थी। मैं उन्हीं सोचों में गुम था कि मुझे दूर से किसी के पांव की आहट सुनाई दी, लेकिन मुझे धुंध की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था। पांव की आहट मेरे करीब आती गई। जब मैंने सर उठाकर देखा तो मुझे एक खूबसूरत नौजवान, जो कि नशे में धुत था, वो दिखाई दिया। वो बिल्कुल भी अपने होशो हवास में नहीं था। वो नशे में होने की वजह से इधर उधर झूल रहा था। वो गिरने ही वाला था कि मैंने जाकर उसे सहारा दिया और लाकर बेंच पर बैठा दिया। पता नहीं वो नशे में क्या क्या बड़बड़ा रहा था। वो मुझे कह रहा था कि जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे लावारिसों की तरह छोड़ा हुआ है। वो मेरे साथ होते हुए भी मेरे साथ नहीं। यही सब कहते कहते वो सो गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसे कहाँ छोड़ कर आऊं। मुझे तो उसका घर भी मालूम नहीं था, लेकिन वो अपने हुलिये से किसी अच्छे खासे घर का मालूम होता था। जब सुबह फजर की अजान हुई तो मेरी आंख खुली। मैं अपने इर्द गिर्द देखने लगा कि मैं ये कहाँ हूं। और तब मुझे याद आया कि मुझे तो उस घर से निकाल दिया गया था। मैंने अपने साथ फुटपाथ पर लेटे हुए लड़के की तरफ देखा, जो बेखबर सो रहा था। मैंने उसे दो आवाजें दी कि भाई साहब उठो, लेकिन उसने कोई हरकत न की। तो मैंने उसे बाजू से पकड़कर झिंझोड़ा। वो एकदम से उठकर बैठ गया और बोला, मैं यहाँ पे कैसे आया हूँ और तुम कौन हो? तो मैंने उसे बताया कि तुम नशे की हालत में थे, तुम गिरने ही वाले थे कि मैंने तुम्हें संभाला और इस बेंच पर बिठा दिया। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हें होश आ जाए, लेकिन जब तुम होश में ना आए तो मैंने तुम्हें फुटपाथ पर लेटा दिया। वो तो खुदा का शुक्र है कि सड़क पर कोई गाड़ी नहीं थी, वरना कोई भी हादसा तुम्हारे साथ पेश आ सकता था। वो बोला, काश कोई हादसा मेरे साथ पेश आ जाए, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी से बहुत उकता गया हूं। मैं बोला, यार ऐसे नहीं कहते, उतार चढ़ाव तो जिंदगी का हिस्सा होते हैं। तुम नशे जैसी लानत को छोड़ क्यों नहीं देते? तो वो बोला, मुझे इसकी आदत हो चुकी है और ये सब मेरे माँ बाप की बदौलत है। शुरू से ही वो अपने बिजनेस और अपनी पार्टीज में मसरूफ रहे। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि हमारा एक बेटा भी है जिसे हमारी ज़रूरत है। जब कभी मैंने उनसे अपने लिए वक्त मांगा तो उनके पास मेरे लिए ज़रा बराबर भी वक्त नहीं होता था। मैं और क्या करता। मैं आहिस्ता आहिस्ता इन सरगर्मियों का हिस्सा बनने लगा और आज देखो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। एक अमीर कबीर बाप के बेटे ने फुटपाथ पर रात गुजारी है। वो मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला,
अच्छा तुम बताओ, तुमने यहाँ रात क्यों गुजारी है? क्या तुम्हारे साथ भी कोई ऐसा मामला है? तो मैंने भी उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। मैं उससे अपनी हर बात ऐसे शेयर कर रहा था जैसे कि वो मेरे लिए कोई अजनबी नहीं बल्कि अपना हो। हालांकि मुझे मेरे अपनों ने तो बेगाना कर दिया था। वो मुझसे बोला, अब तुम्हारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना है? मैंने नहीं में सर हिलाया। वो मुझसे बोला, चलो मेरे साथ। मेरे होते हुए तुम बेसहारा नहीं हो। आज से मुझे अपना दोस्त समझो। इस तरह मैं उसके साथ उसके घर चला गया। शहरियार का घर इस कदर खूबसूरत था कि मुझे लग रहा था कि मैं जन्नत के किसी हिस्से में आ गया हूं। उसका घर खूबसूरत तो था, लेकिन वहां जाकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी वीराने में आ गया हूं। मैं उसके घर में 1 हफ्ते तक रुका रहा। इस दौरान मैंने नहीं देखा कि उसके माँ बाप उससे मिले हों या वो अपने माँ बाप से मिला हो। एक छत के तले रहते हुए भी वो एक दूसरे से बेगाने थे। जब शहरियार सुबह के वक्त उठता तो उसके मॉम और डैड उसके उठने से पहले ही ऑफिस जा चुके होते। खाने की टेबल पर सिर्फ मैं और शहरियार ही होते थे। रात को जब उसके मॉम और डैड आते तो शहरियार सो चुका होता। मुझे उनको देखकर बहुत हैरानगी होती थी। शहरियार के माँ बाप को शहरियार की कोई परवाह नहीं थी। वो जब मर्जी जाए, रात के जिस पहर मर्जी आए। उनको ये तक नहीं पता था कि वो नशे की लत में लग चुका है। मैं शहरियार को बहुत समझाता था कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, लेकिन वो हर दफा ये कहकर मेरी बात टाल देता कि जब मेरे अपनों को ही मेरी कोई परवाह नहीं तो तुम क्यों मेरे लिए टेंशन लेते हो। तो मैंने कहा, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मुश्किल वक्त में तुमने मुझे रहने के लिए ठिकाना दिया, तो मैं कैसे तुम्हारे लिए टेंशन ना लूंगा। एक दिन मैंने शहरियार से कहा कि मुझे रहने के लिए कोई मकान रेंट पर ले दो। मैं तुम पर मजीद बोझ नहीं बनना चाहता। तो वो बोला कि दोस्त बोझ नहीं होते, फिर हमारा ये इतना बड़ा घर किस वक्त काम आएगा। तो मैंने कहा, नहीं यार, मैं यहां मजीद रुक नहीं सकता। चलो तुम मेरे साथ चलो, मिलकर कोई छोटा सा मकान किराए पर ढूंढ लेते हैं। हम दोनों गाड़ी में बैठे और कच्ची बस्ती की तरफ चल पड़े। वहां जाकर मालूम हुआ कि उस मोहल्ले में 2 कमरों पर मुश्तमिल एक मकान है, जिसमें एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी के साथ एक कमरे में रहता है और दूसरा कमरा रेंट के लिए खाली है। मैं और शहरियार उस बूढ़े आदमी के घर गए। दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजा एक लड़की ने खोला, जिसने अपना चेहरा कपड़े से छुपाया हुआ था। वो बोली, जी फरमाइए, क्या काम है? मैंने कहा कि मुझे रिहाइश के लिए मकान की जरूरत है, क्या मैं आपके वालिद से मिल सकता हूँ? तो वो हमें अंदर ले गई। ये मकान अपनी हालत से बहुत बोसीदा लग रहा था। मैंने बूढ़े आदमी से बात की कि मुझे रिहाइश के लिए घर की तलाश है। मुझे मालूम हुआ है कि आपके पास रेंट पर देने के लिए एक कमरा है। तो वो बूढ़ा आदमी बोला, देखो बेटा, मेरी जवान बेटी है और मैं किसी नौजवान को अपने घर पर रखने के हक में नहीं हूँ। कमरा किराए पर देना मेरी मजबूरी है, क्योंकि हमारे पास उसके अलावा और कोई चारा नहीं। कमरा किराए पर देकर ही हमारी 2 वक्त की दाल रोटी पूरी होती है, लेकिन मैं ये कमरा तुम्हें नहीं दे सकता। मैं बूढ़े आदमी से बोला, अंकल, आप फिक्र न करें, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा और फिर मैं सुबह काम पर जाया करूंगा और शाम को लौटा करूंगा। सिर्फ मैं सोने के लिए यहां पर आया करूंगा। वो बूढ़ा आदमी मान नहीं रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने और शहरियार ने उन्हें मना लिया। शहरियार ने बूढ़े आदमी को एडवांस के तौर पर कुछ रकम दी और कल आने का कहकर हम वापस शहरियार के घर आ गए, क्योंकि शहरियार के घर पर मेरा कुछ ज़रूरी सामान और कपड़े वगैरह थे। मुझे अपना घर छोड़ने के बाद शहरियार बोला, साथ तुम कमरे में जाओ, मैं बस थोड़ी देर में अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ। शहरियार के जाने के बाद मैंने अपने कपड़े और जो ज़रूरी सामान था वो कैरी में रखा। कुछ देर के बाद शहरियार भी आ गया। उसने आते ही खाना लगवाया। हम खाने की टेबल पर बैठे थे। शहरियार बोला, साथ तुमने देखा था उस लड़की को? मैं दिमाग पर जोर देते हुए बोला, कौन सी लड़की? तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? तो शहरियार बोला, मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ। वो देखने में बहुत हसीन और जमील लग रही थी। उसकी रंगत ऐसी थी जैसे साफ शफाफ पानी हो। नकाब तो उसने ऐसे उड़ा हुआ था जैसे कोई बहुत बड़ी नेक परवीन है। मेरे जहन में अभी भी ये बात नहीं आई थी कि वो किस लड़की की बात कर रहा था। मुझे सोच में देखकर शहरियार बोला, अरे यार, तुम अभी भी नहीं समझे कि मैं किस लड़की की बात कर रहा हूँ? मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ जहां तुमने कमरा किराए पर लिया है, उस बूढ़े आदमी की बेटी। अब भी कुछ याद आया कि नहीं? मैं बोला, मैंने गौर नहीं किया, और वैसे भी मैं किसी की बहन बेटी पर नजर डालना गवारा नहीं करता, क्योंकि वो भी तो किसी की इज्जत होती है। अगर कोई हमारी बहन बेटी की तरफ देखे
तो क्या हमारी गैरत ये गवारा करेगी? तो शहरयार बोला, तुम इमोशनली हो गए हो, ज़्यादा इमोशनल मत हो। वो कौन सा तुम्हारी बहन है जो तुम इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो? उस दिन मुझे पता चला कि शहरयार शराब पीने के अलावा लड़कियों के बारे में भी गलत सोच रखता है। उसकी नज़र में लड़कियां कठपुतली होती हैं जो सिर्फ पैसे के लिए लड़कों के पीछे जाती हैं। मैं उसे समझाना चाहता था, लेकिन वो किसी की सुनने वाला कहाँ था। वो लेट नाइट तक क्लबों में रहता और उसकी बहुत सी लड़कियों के साथ अफेयर्स भी थे। एक रात वो मुझे अपने साथ ज़बरदस्ती एक पार्टी में ले गया, जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे डांस कर रहे थे और लड़कियों का लिबास इस कदर बेहुदा था कि मैंने 1 मिनट भी उधर रुकना गवारा न किया। मैं शहरयार को बताए बगैर घर आ गया था। अगली सुबह मैंने अपना सामान बांधा और कच्ची बस्ती जहाँ मैंने कमरा किराए पर लिया था वहाँ चला गया। शहरयार जो सो रहा था, मैंने उसे जगाना मुनासिब न समझा। और फिर मुझे रात वाली बात पर भी गुस्सा था कि जब उसे पता था कि मुझे ये सब पसंद नहीं, तो वो जानबूझकर मुझे वहाँ क्यों लेकर गया। घर के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने दस्तक दी। दरवाज़ा बूढ़े आदमी की बेटी, जिसका नाम रेशम था, उसने खोला। अंदर जाने के बाद मैंने सलाम किया। मालिक मकान बोला, ऊपर चले जाओ, ऊपर वाला कमरा तुम्हारा है। एक कमरा नीचे था और एक ही कमरा ऊपर था। मैं ऊपर वाले कमरे में रिहाइश पजीर था। एक रात मैं पुरसुकून सो रहा था कि मुझे किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। मैं जल्दी से उठा कि शायद मैंने कोई बुरा ख्वाब देखा है, लेकिन आवाज़ तो हकीकत में आ रही थी। जब मैंने आवाज़ का ताक़ुब किया तो आवाज़ नीचे से आ रही थी। मैं ना चाहते हुए भी सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे चला गया। मैं अपने सामने क्या देखता हूँ कि रेशम का बाबा नीचे ज़मीन पर बेहोश गिरा पड़ा है और वो अपने बाबा को होश में लाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मैं आगे बढ़ा, रेशम के बाबा को उठाकर चारपाई पर लेटाया। मैंने रेशम से पूछा कि अंकल को क्या हुआ है, तो वो आगे से कुछ ना बोली। मैंने जल्दी से शहरयार को फ़ोन करके बुलाया और हम दोनों रेशम के बाबा को गाड़ी में लिटाकर हॉस्पिटल ले गए। रेशम के बाबा की तबीयत बहुत नाजुक थी, हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने बोला कि उन्हें 3 दिन हॉस्पिटल में ही रुकना होगा। शहरयार उन्हें एडमिट करवाने के बाद हॉस्पिटल से चला गया और जाते हुए वो मुझे रेशम के बाबा के इलाज के लिए कुछ रकम भी देकर गया, क्योंकि मेरे पास तो उस वक्त कुछ भी नहीं था कि मैं उनकी मदद कर सकता। वो रात मैंने हॉस्पिटल में अकेले ही गुजारी। मैं सोच रहा था कि अगर आज उनका कोई बेटा होता तो वो मेरी जगह खड़ा होता। रेशम जो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, इसलिए वो हॉस्पिटल भी नहीं आई थी, क्योंकि वो पर्दे का खास एहतमाम करती थी। वो रात हॉस्पिटल में गुजारने के बाद अगले दिन मैं सुबह सुबह घर गया तो रेशम बहुत घबराई हुई थी। मैंने उससे कहा कि फिक्र न करें, आपके बाबा बिल्कुल ठीक हैं। इंशाअल्लाह कल या परसों तक डॉक्टर्स उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देंगे। मेरी बात सुनने के बाद वो कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं कपड़े तब्दील करने के बाद नीचे आया और रेशम से बोला कि वो दरवाज़ा बंद कर ले, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। जब कभी भी मैं उससे कोई बात करता तो वो आगे से कोई जवाब नहीं देती थी। जब भी वो मेरे सामने आती तो अपना मुंह कपड़े से छुपा के आती। मैंने इतनी सादा और पाकीज़ा लड़की अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। शायद ये कबीर साहब की तरबियत का ही असर था कि वो किसी गैर महरम से बात नहीं करती थी। अगर किसी गैर मर्द के सामने जाती भी तो पर्दे में जाती। मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो मुझे पता चला कि कबीर साहब की तबीयत नाजुक से नाजुकतर होती चली जा रही है। डॉक्टर्स ने फौरी ऑपरेशन का कहा। डॉक्टर ने मुझसे पेपर्स पर साइन लिए और ऑपरेशन की तैयारियां करने लगे। कबीर साहब का ऑपरेशन शाम के 5 बजे हुआ। डॉक्टर से इजाज़त लेने के बाद मैं उनके कमरे में उनसे मिलने गया तो मैंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू वाज़े तैर रहे। वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे थे। वो मुझसे बोले, बेटा, मेरी बेटी का ध्यान रखना। मेरे अलावा इस दुनिया में रेशम का कोई नहीं और मुझे नहीं लगता कि मैं जी पाऊंगा। मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म होती हुई महसूस हो रही है। मैंने कहा, अंकल ऐसी बातें नहीं करते। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, इंशाअल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तो वो बोले, मुझे एक दफ़ा मेरी बेटी से मिलवा दो, मैं आखिरी दफ़ा उसे देखना चाहता हूँ। तुम अभी जाकर उसे ले आओ, क्या पता सांसों की डोरी कब छूट जाए। मैं हाँ में सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर आ गया। हॉस्पिटल के बाहर से मैंने रिक्शा लिया और घर पहुंच गया। घर पहुंचकर मैंने रेशम से कहा कि वो जल्दी से तैयार हो जाए, उसके बाबा उसे याद कर रहे हैं। तो रेशम बड़ी मासूमियत से बोली, लेकिन मेरे बाबा तो कहा करते हैं कि अच्छी बेटियां घर से बाहर कदम नहीं रखती। मैंने कहा, रेशम, ये वक्त इन बातों का नहीं है। अंकल की तबीयत बहुत नाजुक है, वो तुम्हें याद कर रहे हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तो रेशम ने जल्दी से बड़े से काले रंग की चादर ओढ़ी
और मेरे साथ हॉस्पिटल जाने के लिए चल पड़ी। मैं रेशम को अपने साथ कबीर साहब के कमरे में ले गया। कबीर साहब रेशम को देखकर उठने की कोशिश करने लगे तो मैंने उन्हें कंधे से पकड़कर कहा, अंकल आप आराम करें। रेशम को देखकर कबीर साहब रोने लगे तो रेशम बोली, बाबा रोए मत, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, मुझे उम्मीद है कि आप जल्द ठीक हो जाएंगे। कबीर साहब बोले, मुझे अपनी तबीयत की फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र है तो तुम्हारी है कि मेरे बाद तुम्हारा क्या बनेगा। रेशम खुद भी रोने लगी। वो बोली, बाबा आप कैसी बातें कर रहे हैं, अल्लाह आपको सेहत दे, आपके बगैर तो मैं जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती, क्योंकि आप ही मेरा वाहिद सहारा है। कबीर साहब ने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया और बोले, बेटा मुझे पता है कि तुम एक निहायत शरीफ लड़के हो, इसीलिए आज मैं अपनी अमानत तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। जब तुम मेरा इतना ख्याल रख सकते हो तो मेरी बेटी का तो मुझसे भी बढ़कर रखोगे। तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनना, क्योंकि ना तो तुम्हारा कोई है और ना मेरे बाद मेरी बेटी का कोई होगा। क्या तुम मेरी बेटी से निकाह करोगे? मैं अजीब कश्मकश में पड़ गया, क्योंकि ना तो उस वक्त मेरे पास कोई काम था और ना रहने के लिए अपना कोई ज़ाती घर था। मैंने कबीर साहब से बोला, अंकल आप जानते हैं कि मेरे पास कोई काम नहीं है और ना ही मेरा अपना कोई ज़ाती मकान है। तो वो कहने लगे, बेटा जिस घर में तुम रहते हो वो घर मैंने रेशम के नाम किया हुआ है, शादी के बाद वो घर उतना ही तुम्हारा भी तो होगा, मुझे और क्या चाहिए था। मैंने हामी भर ली, इसलिए नहीं कि मुझे घर मिल रहा था, बल्कि इस नीयत से कि मुझे और रेशम दोनों को एक दूसरे का सहारा मिल जाएगा। उसी वक्त कबीर साहब ने मौलवी को बुलवाया और गवाहों की मौजूदगी में मेरा और रेशम का निकाह हो गया। निकाह के बाद मैं रेशम को घर छोड़ने के लिए गया। मैं रात भर का जागा हुआ था तो मैं कुछ देर आराम करने के लिए ऊपर वाले कमरे में चला गया। जब मैं उठा तो रेशम ने मेरे लिए ताज़ा ताज़ा रोटी बनाई और खाना देने के लिए ऊपर कमरे में आई। मैं अपने ध्यान में बैठा हुआ था। वो दरवाजे में खड़ी होकर बोली कि मैं आपके लिए खाना बना कर लाई हूँ, खा ले। मैंने नज़र उठाकर देखा तो नज़रें झुकाना भूल गया। इससे पहले मैंने कभी भी रेशम को नज़र उठाकर नहीं देखा था, क्योंकि वो मेरे लिए नामहरम थी, और अब जबकि मेरा और रेशम का निकाह हो चुका था तो वो मेरे लिए महरम थी। मैं उसे जी भर कर देख रहा था। वो इस कदर मासूम और खूबसूरत थी कि मैं अल्लाह ताला का दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रहा था कि अल्लाह ताला ने मुझे पाकीज़ा और खूबसूरत बीवी से नवाजा है। अभी मैं खाना खा ही रहा था कि मुझे हॉस्पिटल से कॉल आई कि कबीर साहब इंतकाल कर गए। मैंने खाना वहीं पर छोड़ा और जल्दी से उठा। मुझे परेशान देखकर रेशम बोली, क्या हुआ साथ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब खैर तो है ना? बाबा तो ठीक है ना? मैंने कहा, हाँ सब ठीक है, मुझे अभी जाना होगा। ये कहते हुए मैं कमरे से बाहर निकल गया। मैंने रेशम को नहीं बताया था कि उसके बाबा इंतकाल कर गए, क्योंकि अगर मैं उसे बता देता तो मेरे पीछे उसे संभालने वाला कोई न था। मैंने अस्पताल जाते हुए शहरियार को फ़ोन करके सारी सूरत हाल से आगाह किया। वो भी हॉस्पिटल पहुंच गया। हम मैयत घर ले आए। रेशम अपने बाबा की मैयत को सब्र और तहम्मुल से देखने लगी। मैं रेशम में इतना सब्र देखकर हैरान था, क्योंकि अगर रेशम की जगह कोई और लड़की होती तो वो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती, लेकिन रेशम खामोश आंसू बहाती रही और साथ ही कुरानी आयत पढ़ती रही। जब मैयत को उठाने का वक्त आया तो रेशम बोझल कदमों के साथ कमरे में चली गई। अपने बाबा के चले जाने के बाद रेशम बहुत उदास रहने लगी। मैं बहुत कोशिश करता कि उसे खुश रखूं, लेकिन ये तो मैं भी जानता था कि अपनों के चले जाने का गम अंदर से इंसान को तोड़ के रख देता है। मैं चाहता था कि रेशम खुश रहे, अपना ख्याल रखे, ताकि मैं भी घर से बाहर निकलकर काम का पता कर सकूं, क्योंकि अब तक तो मैं शहरियार के टुकड़ों पर पल रहा था। लेकिन अब रेशम मेरी जिम्मेदारी थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं दिन रात काम करके दुनिया की हर खुशी लाकर रेशम की झोली में डाल दूं। काम के लिए मैं शहरियार से बात भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके मुझ पर पहले ही बहुत सारे एहसानात थे। मैं काम की तलाश में सुबह घर से निकलता और शाम को घर लौटता, लेकिन मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। इस दौरान एक दिन शहरियार हमारे घर आया तो मैंने पूछा, शहरियार क्या खाओ पियोगे? तो शहरियार ने कहा, मुझे तो चाय की तलब हो रही है। मैंने किचन में जाकर रेशम से कहा कि वो चाय बना दे। रेशम बोली, लेकिन साथ दूध तो है ही नहीं, मैं कैसे चाय बनाऊं? दूध तो दूध, चीनी भी खत्म हो गई है और घर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैं बनाकर आपके दोस्त को खिलाऊं। मैं मारे शर्मिंदगी के वापस शहरियार के पास जाकर बैठ गया। कुछ देर के बाद शहरियार बोला, अरे यार, इतनी देर चाय बनाने में? मुझे लगता है तुम्हारी बीवी काफ़ी सुस्ती से काम करती है। मैंने कहा,
शहरयार, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो ये बताते हुए शर्म आ रही है कि घर का राशन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। फिर शहरयार ने मुझे घर के राशन के लिए 10,000 रुपये दे दिए। मैंने कहा, नहीं, मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं, इंशाअल्लाह मुझे जल्द ही कोई काम मिल जाएगा। तो वो बोला, जब मिलेगा तो देखा जाएगा, फ़िलहाल तो तुम जाओ और घर का राशन लेकर आओ। मैंने कहा, अच्छा तुम यहीं बैठो, मैं अभी आ जाता हूँ। मैंने नोट किया कि शहरयार बार बार कमरे की जानिब देख रहा था। मैं जानते बूझते हुए भी नज़रअंदाज कर गया और चाय का सामान लेने चला गया। जब कुछ देर बाद में घर आया तो शहरयार जा चुका था और रेशम बैठी रो रही थी। उसको रोता देखकर मेरे दिल को कुछ हुआ। मैंने पूछा, रेशम क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? तो वो बोली, साथ, आप अपने इस दोस्त को घर मत आने दिया करें, इसकी नज़रें ठीक नहीं है, वो बुरी नज़रों से मेरी तरफ देखता है। मैंने कहा, अच्छा तुम चुप हो जाओ, आइंदा वो मेरी गैर मौजूदगी में घर नहीं आएगा। ये तो मैं भी जानता था कि शहरयार मेरी बीवी पर बुरी नज़र रखता है, लेकिन मैं करता भी तो क्या करता। मैं शहरयार के एहसानात के बोझ तले दबा हुआ था। रेशम ने मुझे बहुत दफ़ा कहा कि उसे घर मत आने दिया करो, लेकिन मैं नज़रअंदाज कर देता। आने वाले दिनों में मुझे एक फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी मिल गई, लेकिन मसला ये था कि ड्यूटी रात की थी। ये नौकरी मुनासिब नहीं लग रही थी मुझे। लेकिन रेशम ने कहा कि आप मेरी फिक्र ना करें, मैं अकेली रह लिया करूँगी। अगर ये नौकरी हाथ से चली गई तो फिर पता नहीं काम कब मिलेगा। मैंने भी हिम्मत भर ली और रात के वक्त ड्यूटी पर जाने लगा। मैं चाहता था कि ये बात शहरयार को पता न चले कि मेरी रात की ड्यूटी है। लेकिन जब एक रात शहरयार मुझसे मिलने घर आया तो उसे पता चल गया कि मैं रात को ड्यूटी पर जाता हूँ। मेरे ड्यूटी पर चले जाने के बाद वो रात को मेरे घर आता और रेशम को तंग करता। एक रात में ड्यूटी पर था, मुझे हमसाये की कॉल आई। वो बोला, साथ जल्दी से आ जाओ, तुम्हारे घर से चीखों की आवाज़ें आ रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैंने जल्दी से दूसरे गार्ड को फ़ोन किया जो कि सुबह के वक्त ड्यूटी पर होता था कि मैं घर जा रहा हूं, तो वो जल्दी से उधर आ जाए। जब मैं घर आया तो जल्दी से ताला खोलने लगा, क्योंकि रेशम बाहर से लॉक लगवा लिया करती थी। मैंने जब चाबी से ताला खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि शहरयार आग की लपेट में था और रेशम सहन में बेहोश पड़ी थी। मैंने जल्दी से मोहल्ले के लोगों को बुलाया और शहरयार को हॉस्पिटल ले गया। मोहल्ले की कुछ औरतें रेशम के पास मौजूद थीं। तभी डॉक्टर ने शहरयार को एडमिट कर लिया। डॉक्टर्स का कहना था कि शहरयार बुरी तरह से जल चुका है, उसका बचना मुश्किल है। मेरी समझ से बाहर था कि ये सब कुछ कैसे हो गया। कुछ देर के बाद डॉक्टर ने आकर बताया कि शहरयार इंतकाल कर चुका है। मैं वहीं पर दीवार के साथ लगकर रोने लगा, क्योंकि आज मेरा दोस्त मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुका था। मैंने शहरयार के घर के लैंडलाइन पर फ़ोन करके बताया कि शहरयार इंतकाल कर गया है। उसके माँ बाप फ़ौरन अस्पताल पहुंच गए। वो उसकी मौत का जिम्मेदार मुझे ठहरा रहे थे। मैंने कहा, शहरयार की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं बल्कि आप हैं, जो शुरू से उसे खुद से दूर रखते थे। आपके टाइम ना देने की वजह से वो गुनाहों के दलदल में फंसता चला गया। शहरयार की तदफीन के बाद मैं घर गया तो रेशम को होश आ चुका था। मैंने रेशम से पूछा कि ये सब कुछ कैसे हुआ, तो रेशम मेरे सीने से लगकर रोने लगी। वो बोली, शहरयार मेरी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। कुछ देर के बाद मुझे चीखों की आवाज़ आने लगी। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला और बाहर आ गई। जब मैंने किचन में जाकर देखा तो शहरयार आग की लपेट में था, क्योंकि जब शहरयार दीवार फलांग कर आया तो मैं किचन में दूध गर्म करने लगी थी। मैंने गैस वाला चूल्हा खोला। आग लगाने के लिए अभी मैंने माचिस उठाई थी कि शहरयार किचन में आ गया था। मैं ऐसे ही जल्दी से अंदर भाग गई और ख़ुद को कमरे में बंद कर लिया। शहरयार कितनी देर दरवाज़ा पीटता रहा और फिर शायद किचन में वो सिगरेट सुलगाने के लिए गया। उसने माचिस जलाई तो गैस जमा होने की वजह से किचन में आग लग गई। उसी आग का शिकार शहरयार हो गया। मैंने कहा, तुम पाकीज़ा थी, इसीलिए मेरे अल्लाह ने तुम्हारी इज्जत को महफूज रखा और शहरयार को उसके किए की सज़ा मिल गई। वो कहने लगी, लेकिन साथ मैं तो फिर भी शहरयार के लिए मग़फ़िरत की दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दे। आमीन। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।